हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा। सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हमारे विषय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में बांट करके समझाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस वीडियो में पार्ट 1 में हम देखेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग उठी वो किस कारण से उठी। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के कारण इसमें बताए गए हैं। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चूँकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, तो इसको पूरी तरह से समझने के लिए इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें, ताकि समग्रता से आप इसको समझ सकें। तो आइए चलते हैं पार्ट 1 में, जिसमें हम चर्चा करेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अर्थ और सिद्धांत के बारे में। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 1 में हम देखेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है क्या। ये क्या मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, जो आज ज्वलंत समस्या बना हुआ है, जिसकी वजह से अन्य दूसरी समस्याएं हैं, जिसका कारण इसको माना गया है। तो देखते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, अब इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम चर्चा करें कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से मांग से पहले की स्थिति जो थी, वो जो दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके दौरान ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश एक एक करके स्वतंत्र होते जा रहे थे। इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये देश सही मायनों में स्वतंत्र नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो देश विश्व के विकसित देश थे, उन्होंने विश्व की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित कर दिया था जो न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। और जो नए स्वतंत्र देश थे वो इस नव उपनिवेशवादी शिकंजे में फंसते जा रहे थे। ये नव उपनिवेशवाद क्या है? नव उपनिवेशवाद एक ऐसी आर्थिक गुलामी का प्रतीक है, एक ऐसी आर्थिक गुलामी है जिसमें कोई भी राष्ट्र राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र है, लेकिन विकसित देश उनकी अर्थव्यवस्था पर इस तरह से कब्जा जमा लेते हैं कि वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को गिरफ्त में ले लेते हैं और उसके माध्यम से उसके राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संरचना इस तरह से बन गई थी कि विकसित राष्ट्र इसमें वर्चस्वशाली हो गए और विकासशील और अविकसित राष्ट्र पिछड़े और केवल कच्चा माल उत्पादन करने वाले राष्ट्र बन गए थे। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस व्यवस्था की आलोचना करती थी, और ये जो विकासशील देश हैं उनकी मांग थी कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, और इसी मांग को कहा जाता है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। तो एक तरह से ये जो नए नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा थी कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर ना रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश मात्र नहीं माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का आदर, हस्तक्षेप और कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार जैसे सिद्धांतों पर आधारित हो। तो इस तरह से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वर्तमान भेदभावपूर्ण आधारित आर्थिक संबंधों का निर्धारण नए सिरे से करना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समर्थक देशों का मानना था कि विकसित और विकासशील देशों में गहरी आर्थिक असमानता है। वर्तमान व्यवस्था धनी और विकसित देशों के हितों की ही पोषक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके इसे न्यायपूर्ण और समान बनाना है, ताकि ये विकासशील देशों के भी हितों की पोषक बन जाए। क्योंकि आज के समय में जबकि अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, तो ऐसे समय में इन राष्ट्रों की ये मांग कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था न्यायपूर्ण हो, इसी को ही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कहा जाता है। इसका प्रमुख ध्येय है नव उपनिवेशवाद को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं को अधिक तर्कसंगत बनाना, ताकि थोड़े से विकसित देशों द्वारा बड़ी संख्या वाले विकासशील देशों के आर्थिक शोषण को रोका जा सके।
सबसे पहले मूल प्रश्न ये है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता महसूस क्यों की गई, क्योंकि जो प्रचलित आर्थिक व्यवस्था थी उसमें क्या इतनी गंभीर असमानताएं थी कि जो कि विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही थी। तो निसंदेह अगर हम विश्व में परिचालित परिघटनाओं का मूल्यांकन करें तो आर्थिक गरीबी और ये जो असंतोष है वो विश्व शांति और सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरा है, क्योंकि उन जड़ों को दूर किए बिना विश्व अशांति और हिंसा और युद्धों को दूर नहीं किया जा सकता। गरीब राष्ट्रों के ऊपर जो विकसित और पूंजीवादी देश हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था को गिरफ्त में ले लेते हैं, और गरीब और विकसित जो अविकसित राष्ट्र हैं उनके पास बंदूक उठाने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता। न केवल गरीबी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि जो अमीरी है ये पूंजीवादी देशों की नीतियां हैं वो भी जो आर्थिक साम्राज्यवाद की उनकी नीति है उसके कारण वो हिंसा और गरीबी को तो बढ़ावा देते ही हैं, साथ में एक तरह से वैश्विक जो शांति है साक्षरता है उसको भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इसी संदर्भ में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई ताकि ये जो सारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो खामियां हैं उन खामियों को दूर किया जा सके। इसके पीछे जो छिपे मूल कारण हैं उन मूल कारणों को ढूंढ करके उनको दूर किया जाए। तो इसी मांग को कहा जाता है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान भेदभावपूर्ण और आर्थिक असमानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से तृतीय विश्व के देश कौन से होते हैं? जो विकासशील देश हैं, जो अविकसित देश हैं उसको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो इन देशों के द्वारा उठाई गई मांग है ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध न्यायपूर्ण और अधिक तर्कसंगत बने और नव उपनिवेशवाद के सभी साधन इस तरह से संचालित हो कि विकासशील देश भी विकसित देशों की तरह आर्थिक विकास के मार्ग पर चल सके और इनके बीच में जो भेद है, भेदभाव है, असंतोष है, उस असंतोष को भी दूर किया जा सके। साधारण शब्दों में कहें तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके जो कि भेदभावपूर्ण है नए तरीके से स्थापित करने का मार्ग है ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रुक जाए और विश्व की आय और साधनों का न्यायपूर्ण और समान बंटवारा हो ताकि उत्तर और दक्षिण का अंतर समाप्त हो जाए। अब देखते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के कारण क्या हैं। कौन से वो कारक हैं जिनकी वजह से ये मांग पुरजोर तरीके से कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाई गई। पहला कारण है नव उपनिवेशवाद। जैसा कि हमने देखा, नव उपनिवेशवाद एक ऐसा नियंत्रण का साधन है, आर्थिक नियंत्रण का साधन है जिससे किसी विकासशील देश या गरीब देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से गिरफ्त में ले लिया जाता है कि वो चाहकर भी स्वतंत्र नीति निर्माण नहीं कर सकता। नवोदित जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके ऊपर पुराना साम्राज्यवादी नियंत्रण तो समाप्त हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नए देश स्वतंत्र हुए, पर उसकी जगह नए प्रकार के साम्राज्यवाद ने ले ली थी। इसे ही नव उपनिवेशवाद या आर्थिक साम्राज्यवाद के नाम से जाना गया। आज ज़्यादातर विकासशील या पिछड़े देश विकसित देशों के उपनिवेशीय नियंत्रण में रह रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखने में तो वो विकासशील देश प्रभुसत्ता संपन्न है, लेकिन व्यवहार में विकसित देशों द्वारा नव उपनिवेशीय नियंत्रण के रूप में उनकी राजनीतिक क्रियाओं में उस विकसित देश का पूरा हस्तक्षेप होता है। अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये देश निरंतर आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता के रूप में विकसित देशों की अन्यायपूर्ण आर्थिक नीतियों का शिकार हैं। उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए साम्राज्यवादी शक्तियां भी उत्तरदायी है। अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी इन विकसित देशों ने इनका आर्थिक शोषण किया और आज़ादी के बाद भी ये प्रक्रिया बंद नहीं हुई। विकासशील देशों की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की आर्थिक मजबूरियां नव उपनिवेशवादी शोषण की प्रवृत्ति का ही परिणाम है। आज नव उपनिवेशवाद के अंतर्गत सैनिक सहायता, बहुराष्ट्रीय निगम, संरक्षणवादी व्यापार, संधियों में साझेदारी, हस्तक्षेप आदि साधनों द्वारा विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को अपनी आर्थिक नीतियों का शिकार बना रहे हैं। आज WTO, IMF जैसी वैश्विक आर्थिक संस्थाएं भी इन विकसित देशों के हितों की पोषक है। इसीलिए इस नव उपनिवेशवादी जो नियंत्रण है उसको विकासशील राष्ट्र समाप्त करने की दिशा में ठोस उपाय कर रहे हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग के प्रयास
भी इसी का परिणाम है, ताकि क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि हो और विकसित देशों पर पारस्परिक अंतर्निर्भरता में कमी करके उपनिवेशवादी नियंत्रण में कमी लाई जा सके। दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है, जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग में वृद्धि करता है। दूसरा कारण है बहुराष्ट्रीय निगमों की लज्जापूर्ण भूमिका। ये निगम विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में दीमक की तरह प्रवेश करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली द्वारा उसकी जो विकासशील देश है उनकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे विकसित देशों के 800 बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील देशों में विकसित राष्ट्रों की भुजा के रूप में काम करते हैं। विकासशील देशों में पूंजी निवेश करके इनको कई गुना मुनाफा प्राप्त होता है। समस्त विश्व के कुल उत्पादन के 50% से भी ज़्यादा भाग पर इनका ही कब्जा है। विकसित देशों की जो विकसित तकनीक है वो इन बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रमुख साधन है, जिसके बल पर ये विकासशील देशों में कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं और वहीं के बाजार में बेचकर भारी लाभ कमाते हैं। भारत जैसे अति विकासशील देश भी इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। कम विकासशील देशों की स्थिति तो ज़्यादा बदतर है। इन निगमों ने विकासशील देशों की मंडियों और तकनीक के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें ये पैदा कर देते हैं, जिससे कि विकासशील देशों की जो वस्तुएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएं। बहुराष्ट्रीय निगमों की ये इस प्रकार की लज्जाप्रद जो भूमिका है, उसके कारण विकासशील देश लगातार कच्चे माल की मंडियां मात्र बनते जा रहे हैं और उनका विकास नहीं हो रहा है। इस पर विकसित राष्ट्रों की पकड़ मजबूत होती जा रही है। विकासशील देशों के पास बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा पैदा किए गए जो अवरोध हैं उनको काटने का कोई उपाय नहीं है। ये निगम नव उपनिवेशवाद का एक मजबूत साधन होने के नाते विकसित देशों के हितों में ही वृद्धि कर रहे हैं और विकासशील देशों का भरपूर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। आज ज़्यादातर विकासशील जो देश हैं विकसित देशों की इस चाल को समझ चुके हैं और बहुराष्ट्रीय निगम भी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के नए नए साधन अपना रहे हैं। इसलिए विकासशील देश बहुराष्ट्रीय निगमों की शोषणकारी भूमिका को समाप्त करने के उद्देश्य से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करते हैं। उत्तर और दक्षिण के देशों में गहरा अंतर पाया जाता है। हम जानते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो पृथ्वी के भौगोलिक रूप से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर देश हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश जो हैं वो कम विकसित हैं, अविकसित हैं या विकासशील राष्ट्र हैं। इसीलिए उत्तर विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है और दक्षिणी गोलार्ध विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उनकी अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो 30% जनसंख्या वाले उत्तर गोलार्ध के देश 70% जनसंख्या वाले दक्षिणी गोलार्ध के देशों पर राज करते हैं। और विकासशील देशों में आज विकास के नाम पर गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं। विकसित देश दूसरी ओर विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। ये सभी देश विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करके ही तो फल फूल रहे हैं। आज विकासशील देशों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक साधनों की कमी आड़े आ रही है। इन देशों में लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, कुपोषण है। और तो इस स्थिति को देखते हुए ये जो गहरा अंतर है उत्तर और दक्षिण के बीच, उसी वजह से ये उन विकासशील राष्ट्रों में ये आकांक्षा है कि इस भेदभावपूर्ण अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना हो, जिसमें विकासशील देशों को भी अपना पूर्ण स्थान प्राप्त हो। आज हम देखें तो विश्व की आय और साधनों का एक पक्षीय शोषण हो रहा है। थोड़े से राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं वो बहुसंख्यक विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर वर्चस्व नए नए तरीकों से अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान है और अपनी इसी तकनीकी ज्ञान के बल पर वो अपने जो विकासशील देश हैं उनके आर्थिक संसाधनों पर अपना औचित्यपूर्ण अधिकार ठहरा देते हैं। और ये जो कम विकसित देश हैं वो कच्चा माल उत्पन्न करने वाले देश मात्र बन गए हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसी संस्थाएं भी इनकी मदद करती हैं। ये जो विकसित देश हैं उनको इस शोषण में मदद करती हैं, क्योंकि इन संस्थाओं पर इन्हीं देशों का वर्चस्व है और व्यापार के नियम वो अपने पक्ष में बनवा लेते हैं। अगला कारण है बढ़ती अंतर्निर्भरता। आज विश्व के विकसित और विकासशील राष्ट्रों में पारस्परिक निर्भरता में लगातार वृद्धि हो रही है वैश्वीकरण के नाम पर। लेकिन इस अंतर्निर्भरता और वैश्वीकरण का जिसको
विकास का कारक माना जाता है, विकास का अधिकांश लाभांश विकसित देशों को के खाते में गया है, जबकि विकासशील राष्ट्र कच्चे माल उत्पन्न करने वाले देश मात्र बन गए हैं। तो इस तरह से विश्व की आय का वैश्वीकरण के नाम पर जो विकसित देश हैं उनको अधिक फायदा हुआ है और विकासशील देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। नई अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां भी इसकी इसका कारण बनी है, क्योंकि नई अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां इस तरह जो साम्यवाद का उन्मूलन होने के बाद में, साम्यवाद के खात्मे के बाद में पूंजीवादी देशों में इस बात की होड़ मची कि वो पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था को थोप दे और कहीं साम्यवाद फिर से अपना सिर न उठा ले। और इसके लिए उन्होंने अपना इस तरह से पूंजीवाद का जो एक तरह से जाल है वो बिछाया और विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता के नाम पर उनकी अर्थव्यवस्था को अपनी गिरफ्त में उन्होंने ले लिया, ताकि वो साम्यवाद को फिर से उठने में रोक सके। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की असफलता भी देखें तो इसका कारण है क्योंकि गेट या WTO, IMF जैसी संस्थाएं हैं, वो भी इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियम हैं उनके ऊपर विकसित देशों की जो छत्रछाया है वो बनी रहती है और अन्यायपूर्ण और असमान व्यापार नियम उनकी वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से भेदभावपूर्ण जो ऋण व्यवस्था है उसका बोलबाला बढ़ रहा है, जिसने ये सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था अन्यायपूर्ण है। ये विकसित देशों की शोषणकारी प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। इससे विकासशील देशों के हितों के बजाय विकसित देशों के हितों का पोषण हो रहा है। इसलिए विकासशील देश वर्तमान ब्रेटन वुड प्रणाली को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को ज़्यादा सुगम और सामान्य बनाना चाहते हैं, ताकि विकासशील देशों को भी व्यापार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त हो। इस तरह से उत्तर दक्षिण में गहरे अंतर हैं, सार्वभौमिक पारस्परिक अंतर्निर्भरता है, नव उपनिवेशवाद है, आर्थिक साधनों का एक पक्षीय शोषण हो या बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, WTO की अपूर्णता जैसे तत्वों ने मिलकर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग को सुदृढ़ बनाया है। आज विकासशील देश अपनी इस मांग को जोरदार रूप से उठा रहे हैं, लेकिन ये मांग एक मांग ही बनी हुई है। इसे वास्तविकता में लाने में विकासशील और विकसित देशों को एक मंच पर आना होगा। विकसित देशों को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय न्याय, शांति और सुरक्षा के लिए एक साथ आना होगा। अब देखते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। अब तक की इस चर्चा में हमने जान ही लिया कि ये इस तरह की व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न्यायपूर्ण हो। तो इसके लिए पहला सिद्धांत इन राष्ट्रों ने ये मांग की है कि विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यीकरण करना, इनका ये प्रमुख मांग है। विकासशील तथा विकसित देशों के बीच में विद्यमान तकनीकी भेद को कम करना, विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को वित्तीय बोझ को कम करना, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं को तर्कसंगत बनाना, विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता देना, ताकि वैश्विक व्यापार में विकासशील देश भी अपनी न्यायपूर्ण भूमिका निभा सके। विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, ताकि वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतियोगिता में टिक सके। कच्चे माल की कीमत घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध करना और कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में अंतर कम होना। कच्चे माल और समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय संप्रभुता को स्वीकार करना, इनको विकसित राष्ट्रों के द्वारा अनौचित्यपूर्ण तरीके से हथियाने की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपने संसाधनों का समुचित मूल्य प्राप्त कर सकें। विकसित राष्ट्र इनके कच्चे मालों को हड़प कर अपने विकास का कारक न बनाएं, जबकि विकासशील देश स्वयं के संसाधनों का स्वयं के विकास में प्रयोग कर सकें। तो ये था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मांग के कारण, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ और उसके प्रमुख सिद्धांत। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक विकास, प्रमुख मुद्दे और अवधारणाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।